सो हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पेरी ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्री ऑपरेटिव हिस्ट्री क्या होती है. सो बेसिकली ये जो टॉपिक है आज का, वो ओरिएंटेड है कि एक पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है वो किन फेज से होकर एडमिशन, डिस्चार्ज, वो क्या क्या फेजेस हैं. तो जो पहला फेज है दैट इज़ प्री ऑपरेटिव. इसमें पेशेंट से हम मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री एंड ऑल्सो फैमिली हिस्ट्री. तो ये कुछ चीज़ें जो है वो पेशेंट से पूछी जाती हैं. हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट इलनेस, करंट प्रीवियस ट्रीटमेंट, करंट प्रीवियस मेडिकल सर्जिकल प्रॉब्लम, हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, करंट मेडिकेशंस, हर एक चीज़ पूछी जाएगी प्री ऑपरेटिवली. ओके, एंड देन आफ्टर पर्सनल हिस्ट्री भी पेशेंट की ली जाती है. फॉर एग्जांपल उसका एज कितना है, प्रेगनेंसी, एलर्जीज, इन सब के बारे में. फैमिली हिस्ट्री पेशेंट की लेंगे. तो ये है प्री ऑपरेटिवली फर्स्ट वर्क, दैट इज हिस्ट्री टेकिंग. हिस्ट्री टेकिंग के बाद बॉडी सिस्टम वाइज हम लोग रिव्यू करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्डियो की बात करूं तो हम लोग ईसीजी करवाएंगे, हिस्ट्री लेंगे कार्डियक डिसीजेस की, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस थ्रू द इनएडिक्वेट डाइट और डिसीज प्रोसेस, डिसरिथमियास एंड ब्लड प्रेशर, पल्स क्या है, पेशेंट रिस्क पे तो नहीं है थ्रोम्बोसिस के, या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग, या हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसिस कभी हुआ हो. प्री ऑपरेटिवली एंटीकोगुलेशंस जो हैं जरूरत पड़ सकती है कि नहीं पड़ सकती है. सो गाइस, दिस इज बेसिकली ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, प्री ऑपरेटिवली हमें बता रहे हैं कि प्री ऑपरेटिव क्या क्या किया जाना चाहिए इन कार्डिक चैप्टर, इन कार्डिक सिस्टम. सॉरी, अगर मैं बात करूं प्री ऑपरेटिवली हिस्ट्री बॉडी वाइज, तो और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, रेस्पिरेटरी, न्यूरोलॉजिकल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जिसमें आप हिस्ट्री टेकिंग लेंगे हर तरीके से, न्यूरोलॉजिकल डिसीज, पेन प्रोफाइल, न्यूट्रिशन, बीएमआई, ओबेसिटी, हेपेटिक फंक्शन. सो यू विल टेक हिस्ट्री ऑफ पेशेंट्स पर्सनल लाइफ, personal history and the family history, disease conditions related to each organ, cardio, respiratory, liver, gastro, renal, इन सब की हिस्ट्री ले ली. आफ्टर टेकिंग हिस्ट्री, मस्कुलो, एंडोक्राइन, रीनल, इम्यून सिस्टम, इनकी भी लेनी है. रेंज ऑफ मोशन कैसा है, थायराइड फंक्शंस कैसे हैं, किडनी डिसीज तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन है, कोई इम्यून सिस्टम का कोई डिसऑर्डर तो नहीं है. ये सारी चीज़ें हमें पेशेंट से पूछनी है. जैसे ही आपने हिस्ट्री टेकिंग ले लिया, अगला जो स्टेप आता है दैट इज इन्वेस्टिगेशंस. तो पेशेंट के इन्वेस्टिगेशंस प्री ऑपरेटिव में लिए जाते हैं. क्या क्या है हमारे पास, फुल ब्लड काउंट, क्लोटिंग स्टडीज, ब्लड क्रॉस मैचिंग, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c, लीवर फंक्शन, सीरम, क्रेट एंड BUN. ओके, सारे पेशेंट से पूछे जाएंगे. इलेक्ट्रोलाइट लेवल, थायराइड, यूरिनालिसिस, प्रेगनेंसी, इलेक्ट्रोलाइट, ABG. These all are the pre-operative investigations. And then after pre-operative care में क्या क्या करोगे, केयर, pre-operative care, consent, orientation, NPO, stop smoking, stop herbal products, bowel preparation, surgical site की preparation करेंगे, prophylactically antibiotics देंगे, for example amikacin, monosef, etc. pre-operative medications, safety precautions के साथ वो provide की जाएंगी. prevent hypothermia, तो पेशेंट को wound वगैरह इन्फेक्शन, जब इंक्रीज रिस्क हो वुंड इन्फेक्शन के, डिसरिथमिया, कोगुलेशन इश्यूज, तो हो सकता है तो हम पेशेंट को वार्म ब्लैंकेट प्री ऑपरेटिवली भी प्रोवाइड कर सकते हैं. अब एक चेकलिस्ट है जिसको देखकर आपको सारा कुछ ही समझ में आ जाएगा, जो एक ही जगह पे सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है. दैट इज प्री ऑपरेटिवली एजुकेशन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, NPO, स्किन प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंटेशन, voided prior to transfer and pre-operative medications, side rails, हॉस्पिटल गाउन, एलर्जी बैंड, ID बैंड, डेंचर्स, मेकअप, नेल पॉलिश, वाइटल साइंस, प्री ऑप लैब वर्क एंड मेडिकेशंस. जितने भी हाई अलर्ट मेडिकेशंस है वो सारी की सारी चेक की जाएंगी. नेक्स्ट हमारे पास आता है मेडिकेशंस गाइडलाइन. क्या क्या है, कौन कौन सी मेडिकेशंस देने हैं और कौन कौन से मेडिकेशंस नहीं देने हैं. सो जो मेडिकेशंस हमें देने हैं, हेपेरिन नहीं देना है, एनेक्सोप्रिन नहीं देना है, ओमिट करना है, नहीं देना है. वारफिन नहीं देना है, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स नहीं देने हैं, क्लोजापाइन, एमओआईज, रिवर्सिबल एमओआईज, हर्बल, एस्प्रिन इनहिबिटर्स कुछ भी नहीं देना है. क्या चीजें हैं जो हम दे सकते हैं, हम पेशेंट को एंटीसाइकोटिक्स दे सकते हैं, H2 ब्लॉकर, एंटी अरिथमियास, बीटा ब्लॉकर, लूप डायरेटिक्स, थायराइड्स, एंटी एपिलेप्टिक एंटीसाइकोटिक्स, बेंजोडाइजेपाइन्स, ओपियोइड्स, SSRIs
एंटीबायोटिक्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम पेशेंट को दे सकते हैं। आपको ये चार्ट लर्न करना पड़ेगा कि इसमें से क्या देना है और क्या नहीं देना है। देन आफ्टर वी हैव क्लाइंट एजुकेशन। तो गाइस रेंज ऑफ मोशन के बारे में पता होना चाहिए, इंसेंटिव स्पायरोमीटर कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए, स्प्लिटिंग, कफिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में पता होना चाहिए, एंटी एम्बोलिज्म, स्टॉकिंस, डाइट, पेन कंट्रोल मेथड्स, ये सारी चीजें पेशेंट को पहले एजुकेट करनी है हमें प्री ऑपरेटिवली। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक्टिविटीज करनी है, ये बहुत असेंशियल है और ये डिजायरेबल है। इसमें आप देख सकते हैं काफ की पंपिंग की जा रही है, पैर को इस तरीके से ऊपर नीचे करना है तो काफ मसल्स की पंपिंग होगी। एंड देन जो नीज होते हैं उनको भी नीचे की तरफ बेंड करना है जोर लगा के, तो ये भी मदद करेगा। पिलो वगैरह लगाना सिखाना है क्योंकि ये स्प्लिंट की तरह काम करते, कफ आ रहा है तो सूचर पे प्रेशर नहीं पड़ता है। स्पायरोमीट्री, स्टॉकिंग्स एंड एक्सरसाइजेस, ये सब प्री ऑपरेटिवली करना है। अगर मैं बात करूं एज वाइज, तो टॉडलर के केस में आपको ब्रीफ और सिंपल एक्सप्लेनेशन देनी है। इट शुड बी ब्रीफ एंड सिंपल। इन केस ऑफ प्री स्कूलर इट शुड बी ब्रीफ एंड सिंपल। तो टॉडलर में और प्री स्कूलर में ब्रीफ और सिंपल एक्सप्लेनेशन देना है, जबकि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको देनी है स्कूल एज में और अडल्ट्स में। अडोलसेंट्स के अंदर आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन देनी है विच कैन बी कंप्लीट बट क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव फेजेस की। पोस्ट ऑपरेटिव में क्या क्या होता है? फेज 1 इमीडिएट पोस्ट एनेस्थीसिया केयर इन द पाकू विद मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, फिजिकल स्ट्रेस, वाइटल साइंस। तो पहले फेज में आप पेशेंट को पाकू में डालते हो, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट, जहां पे पेशेंट के वाइटल्स लिए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा सुपरवाइज किया जाता है, पेशेंट ऑब्जर्व किया जाता है पेशेंट को बहुत स्ट्रिक्टली। देन आफ्टर फेज 2 आएगा जिसमें हम पेशेंट को कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग, कॉन्टिन्यूस रिकवरी फेज होता है और हम लोग उसको थोड़ा वो बेटर फील करता है पेशेंट इस फेज में, फिजिकल फंक्शनिंग इनिशिएट करता है, रिटर्न आ जाता है उस पर और डेमोस्ट्रेट करते हैं रेडीनेस टू द ट्रांसफर टू दी होम। नेक्स्ट फेज 3 में क्या होता है? ऑनगोइंग ऑब्जर्वेशन अगर जरूरत है तो, और फेज 1 और फेज 2 अंटिल द पेशेंट इज फुल्ली रिकवर्ड। तो इस फेज को पूरी तरीके से रिकवर ना हो जाए हम इसे फेज 3 में नोट करते हैं। ये इट में भी 24 आवर यूनिट और हॉस्पिटल इन पेशेंट यूनिट। नेक्स्ट बात करते हैं इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर। इमीडिएट, सो गाइस मॉनिटर द एयरवे। सबसे पहले एयरवे को मॉनिटर कीजिए एंड सिमेट्री ऑफ द ब्रेथ साउंड, स्नोरिंग, स्टाइडर वगैरह है तो भी चेक करना है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, शिवरिंग तो नहीं हो रहा है। ये कुछ बातें हैं जो इमीडिएट ध्यान रखनी होती है। एयरवे मॉनिटर करो, सिमेट्री मॉनिटर कीजिए, स्नोरिंग, स्टाइडर, ब्लीडिंग एंड शिवरिंग। और इसके अलावा और क्या हम लोग इमीडिएटली टेक केयर कर सकते हैं? एक्सपेक्ट क्लाइंट टू वॉइड टू 6 to 8 आवर पोस्ट ऑपरेटिवली, असेस द पेन, पेशेंट की पेन को असेस करेंगे। एंड देन आफ्टर इफ अपॉइंट पेशेंट ले रहा है तो 30 मिनट्स फॉर पेन रिलीफ एंड रेस्पिरेटरी रेट भी चेक करते रहना। हर 30 मिनट में आप आओगे और पेशेंट ओपियोइड्स ले रहा है तो आप उसकी रेस्पिरेटरी रेट और पेन को असेस करते रहेंगे। मॉनिटर साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, सॉरी हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड अल्कोलोसिस, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिवली इमीडिएटली हो सकता है पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएं, तो हमें ये चीज मैनेज करनी है। रिटर्न टू बाउल मूवमेंट्स एंड मेंटेन द एनपीओ स्टेटस ऑफ द पेशेंट। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर में और क्या क्या आता है? पोजिशनिंग, हमें पेशेंट को पोजीशनिंग भी मेंटेन करनी होती है अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अवॉइड सुपाइन पोजीशन, कब? फेरिंजियल रिफ्लेक्स जब तक वापस नहीं आ जाते हैं आप अवॉइड करोगे, सुपाइन पोजीशन नहीं दोगे। इफ कोमाटोज, उस केस में पेशेंट को क्या करना है? पोजीशन ऑन द साइड लाइन पोजीशन देंगे। और अगर पेशेंट जो है वो वॉमिट कर रहा है तब भी आप पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन दोगे। और डू नॉट पुट पिलो अंडर द नीज, नीज के नीचे पिलो नहीं लगाना है वरना वीनस रिटर्न पेशेंट का कम हो सकता है, तो वी विल नॉट डू दैट। इसके अलावा और ऐसे क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं कॉम्प्लिकेशन में लीड कर सकते हैं, वो ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं? गाइस अगर किसी को इमोबिलिटी का इशू है तो वो भी इंसान रिस्क पे है कि वो पोस्ट ऑपरेटिवली कॉम्प्लिकेशन को फेस कर सकता है। अगर किसी को अनीमिया है, अगर किसी को हाइपोवोलीमिया, हाइपोथर्मिया, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, इनमें से कोई भी अगर उसको पॉइंट है तो वो रिस्क पे है कि वो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस को फेस कर सकता है। रिस्क फैक्टर फॉर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन और क्या क्या है? रेस्पिरेटरी डिसीज अगर है तब भी वो फेस कर सकता है, इम्यून डिसऑर्डर, डायबिटीज मेलाइटस, कोगुलेशन, माल न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, इनमें से कुछ भी किसी को अगर रिस्क है
इनमें से किसी भी चीज के ऊपर वो रिस्क पे है तो वो पोस्ट ऑपरेटिवली कॉम्प्लिकेशंस उनके अंदर देखने को मिल सकती है बहुत ही ज्यादा इजीली। और अगर मैं ओल्डर क्लाइंट्स की बात करूं तो ओल्डर क्लाइंट ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस को लेकर, तो इसीलिए उन्हें एक्स्ट्रा वार्म ब्लैंकेट देना होता है। रिस्पॉन्स टू मेडिकेशन एंड एनेस्थीसिया में डिले रिटर्न द ओरिएंटेशन, हो सकता है उनकी जो ओरिएंटेशन है वो थोड़ी स्लो हो। डिक्रीज लीवर और किडनी फंक्शन कम हो सकते हैं। ड्राई इची स्किन बिकम फ्रेजाइल, उनकी स्किन बहुत फ्रेजाइल हो सकती है, इसीलिए पेपर टेप यूज करेंगे ताकि उनकी स्किन ज्यादा इरप्ट ना हो। डिलेड वुंड हीलिंग बिकॉज ऑफ द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस, तो वुंड हीलिंग भी उनकी डिले हो सकती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं द टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो गाइस सबसे पहली जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ये क्या होता है? मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया एक कंडीशन है जिसके अंदर हेलोथेन और आपका जो सक्सेनाइल कोलिन आपके मसल रिलैक्सेंट है उनकी वजह से ट्रिगर होती है बॉडी के अंदर, और बॉडी के जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा सिवियर लेवल पे देखने को मिलती है। ये जो हेलोथेन होता है ये एनेस्थीसिया के इफेक्ट को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन इसका बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से पेशेंट मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया देख सकता है। लेकिन हर पेशेंट में मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया देखने को नहीं मिलता है, जो लोग ससेप्टेबल होते हैं उनके अंदर ही देखने को मिलता है। तो जिनमें जेनेटिक कंडीशन का कुछ प्रॉब्लम है, म्यूटेशन है किसी के अंदर, उसी टाइप को आपको ये देखने को मिलेगा। सो ट्रिगर अनकंट्रोल्ड स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन कैन क्विकली लीड टू पोटेंशियली फेटल हाइपरथर्मिया। इसके अंदर जो कंडीशन होती है, जो हाइपर मेटाबॉलिक कंडीशन होती है, तो कैल्शियम भी बहुत ही ज्यादा रिलीज होता है, बहुत ही ज्यादा मेटाबॉलिक कंडीशन होती है जिसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आप कुछ प्रॉब्लम देख सकते हो, रिजिडिटी, हाइपरथर्मिया, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। हेलोथेन ब्लड प्रेशर को कम कर देती है क्योंकि वो एक एनेस्थीसिया का इफेक्ट लॉन्ग करके रखती है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी के अंदर का जो सिस्टम है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन अगर इनका कुछ इफेक्ट गलत पड़ता है बॉडी पे तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा और वो ट्रिगर करेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन को लेकर। सीवियर रिएक्शन टू सर्टेन ड्रग्स यूज्ड एज एनेस्थीसिया फॉर सर्जरी, लेकिन वो लोग रिस्क पे होते हैं जो लोग ससेप्टेबल होते हैं, बिना ट्रीटमेंट के वो मर भी सकते हैं, इसीलिए आदमियों में ज्यादा देखने को मिलता है। और इसका जो कारण है वो आपका हेलोथेन और सक्सेनाइल कोलिन है, और हमें जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से भी ये देखने को मिलता है। ओके, तो इनहेरिटेड मसल डिसीज होती है जिसमें मसल एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो असेसमेंट क्या करना है, आपने टैकीकार्डिया फर्स्ट मैनिफेस्टेशन आएगी, और इसके अलावा सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे डिसरिथमियास, मसल रिजिडिटी, हाइपोटेंशन, टैकीपीनिया, सिकिन, मॉटलिंग, साइनोसिस, प्रोटीन इन द यूरिन, ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ आपको टेम्परेचर भी पेशेंट का बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, और साथ में एसिडोसिस और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन भी देखने को मिलेगी। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 1 to 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है और 2 to 4 फ़ारेनहीट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। इंटरवेंशन की तौर की बात करूं तो ड्रग ऑफ चॉइस इज योर डेंट्रोलीन, एंड वी आल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन, एंड वी आल्सो प्रोवाइड आइस काइंड ऑफ नॉर्मल सलाइन, जो कि ठंडा होना चाहिए, इट शुड बी लाइक वेरी कोल्ड। सो आइस्ड IV 0.9% नॉर्मल सलाइन, अप्लाई कूलिंग ब्लैंकेट्स, एक्सला, ग्रोइंग नेक एंड हेड एंड आइस लवाज, ये सब चीजें करने से जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया वो काफी बेटर हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास निमोनिया एंड एटलेक्टिएसिस। निमोनिया एंड एटलेक्टिएसिस क्या होता है? निमोनिया इज इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वेलाई, एटलेक्टिएसिस इज बेसिकली द कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई। तो असेसमेंट करेंगे तो आपको डिज्निया, टैकीपीनिया, क्रैकल्स, लंग्स, फीवर, प्रोडक्टिव कफ, ये सब देखने को मिलेगा। इंटरवेंशन के तौर पे आपको उसको डीब्रीथ करने को बोलना है। प्रिवेंशन के तौर पे आप बोलेंगे कि अपनी पोजीशन को हर 2 घंटे में चेंज कीजिए और जल्दी से एम्बुलेट कीजिए और कफिंग और डीब्रीथिंग एक्सरसाइज करते रहिए। इसके अलावा जो निमोनिया उसकी मैनेजमेंट अलग भी होती है, बट दैट वी विल डिस्कस इन मेडिकल सर्जिकल, बट हियर एट द मोमेंट वी विल ओनली हैव अ लिटिल एंड ब्रीफ आइडिया। थर्ड जो पॉइंट आता है दैट इज हाइपोक्सिया, इनएडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टेरियल ब्लड। असेसमेंट के तौर पे रेस्टलेस, डिजीनेस, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, डायफोरेसिस, साइनोसिस देखने को मिलता है। इंटरवेंशन के तौर पे मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस, इनकरेज द क्लाइंट टू ब्रीथ डीपली, कफ एंड इंसेंटिव स्पायरोमेट्री कीजिए तो उससे पेशेंट को काफी बेटर फील होगा। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट आता है जो कॉम्प्लिकेशन बन सकती है दैट इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है? एक एम्बोलाई होता है जो कि firstly thrombus, and then if the thrombus is able to move it is emboli. So pulmonary embolism क्या होता है कि embolus locking
ब्लॉकिंग द पल्मोनरी आर्टरीज, वो लंग की आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं, वो एम्बोलाई जो लंग की आर्टरी को ब्लॉक कर रहा है उसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोला जाता है। डिस्टर्बिंग द ब्लड फ्लो टू द लंग टिश्यू, जिसकी वजह से लंग्स की ब्लड सप्लाई में कुछ इंटरप्शंस आ जाते हैं। असेसमेंट के तौर पे डिज्निया, सडन शार्प चेस्ट, अपर एंड एब्डोमिनल पेन, साइनोसिस, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। इंटरवेंशन में क्या करेंगे आप, स्टैट नोटिफाई करना होता है फिजिशियन को, मॉनिटर द वाइटल साइंस, असेस द ऑक्सीजन एंड मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। प्रिवेंशन के तौर पे हम पेशेंट को टर्न कर देते हैं, अर्ली एम्बुलेशन करते हैं और टेट्स और एससीडी जो है पेशेंट को लगाते हैं। नेक्स्ट गाइस, द फिफ्थ वी हैव हैमरेज एंड शॉक। हैमरेज और शॉक भी हमारा एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि पोस्ट ऑप देखने को मिलता है। तो आप सबको मालूम होगा हैमरेज मींस ब्लीडिंग, शॉक इज लाइक लॉस ऑफ ब्लड, इट कैन बी अ कार्डियोजेनिक शॉक, इट कैन बी हेमरेजिक शॉक, इट कैन बी हिमोलाइटिक शॉक, इट कैन बी न्यूरोलॉजिकल शॉक, किसी भी प्रकार का शॉक हो सकता है। लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड का लॉस हो जाना। असेसमेंट के तौर पे रेस्टलेस, वीक रैपिड पल्सेस, हाइपोटेंशन, कूल क्लैम्बी स्किन एंड ओलिग्यूरिया देखने को मिलता है। इंटरवेंशन के तौर पे अप्लाई प्रेशर कीजिए, साइट के ऊपर अप्लाई कीजिए प्रेशर को, नोटिफाई कीजिए फिजिशियन को, वाइटल साइंस लीजिए, ऑक्सीजन और लेग्स को एलिवेट कीजिए ताकि वीनस रिटर्न बढ़े और बॉडी तक ब्लड पहुंचे, हार्ट तक ब्लड पहुंचे। एडमिनिस्टर कीजिए आईवी फ्लूइड एंड ब्लड एज प्रिस्क्राइब्ड। छठी जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है दैट वी हैव इज थ्रोम्बोफेबलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रोम्बस। ओके, वो जो एरिया है वहां पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन अकम्पेन्ड बाय ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट की वजह से जो वेन में वो क्लॉट है उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई है। असेसमेंट के तौर पे पॉजिटिव होमन साइन, गाइस होमन साइन आप सबको पता होना चाहिए, व्हाट इज होमन साइन, ये बेसिकली देखने को मिलता है थ्रोम्बोफेबलाइटिस के अंदर, which we will discuss in cardiac chapter very deeply in our medical surgical. Aching and cramping pain, tender to touch and fever, तो पेशेंट को बहुत ही ज्यादा पेन हो तो थोड़ा सा टच भी करोगे तो पेशेंट बहुत ज्यादा पेन कंप्लेन करता है, जहां पे भी थ्रोम्बोफेबलाइटिस हुआ है। इंटरवेंशन के तौर पे असेस द लेग्स फॉर स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, पेन, टेंडरनेस, साइनोसिस, एलिवेट करना होता है एक्सट्रीमिटीज को 30 डिग्री विदाउट प्रेशर इन द पॉप्लिटल स्पेस, एसिडिटेट्स एंड एम्पुटेट। सो बेसिकली हमें टांग को थोड़ा सा 30 डिग्री ऊपर करके रखना है ताकि वीनस रिटर्न बढ़े उसका। ट्रेंडनबर्ग पोजीशन देते हैं, सर को नीचे करते हैं, टांगों को ऊपर की तरफ कर देते हैं। पैसिव रेंज ऑफ मोशन करेंगे जिसमें पेशेंट की कोई एनर्जी नहीं लगती है, पेशेंट बस मूव नहीं करेगा और अपनी खुद की ताकत लगाएगा, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो मूवमेंट नहीं थी बट एक्सरसाइज थी, तो इट्स लाइक पैसिव। ओके, तो पैसिव एक्सरसाइजेस। डू नॉट अलाउ क्लाइंट टू डैंगल लेग्स और सिट इन वन पोजीशन फॉर लॉन्ग टाइम, पेशेंट को नीचे टांगों को लटकाने के लिए नहीं बोलना है और उसको एक जगह पे बैठने के लिए लंबे समय तक के लिए भी नहीं बोलना है। एडमिनिस्टर हेपेरिन सॉल्यूशन और वार्फिन, ताकि वो जो क्लॉट है वो प्रिवेंट हो जाए और क्लॉटिंग वहां पे ना हो। नेक्स्ट यूरिनरी रिटेंशन क्या होता है, ये भी कॉम्प्लिकेशन जिसमें पेशेंट यूरिन को रिटेन कर जाता है बिकॉज ऑफ सम डैमेज इन द नर्व सप्लाईज, inability to void, lower abdominal pain, distended bladder, hypertension, tympani sound on the percussion of the bladder. Intervention के तौर पे strict intake output measure करना होता है, assess for the distended bladder, okay, and encourage ambulation, provide privacy for voiding, pour warm water over perineum, run water for client to hair to promote voiding, catheterize as prescribed। तो ये बहुत ही easy है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो इस प्रकार से हम लोग मैनेज कर सकते हैं अगर किसी को यूरिनरी रिटेंशन है तो। नेक्स्ट वी हैव कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन है तो क्या करेंगे, पेशेंट को एब्डोमिनल असेसमेंट कीजिए, एब्सेंस ऑफ बाउल साउंड है, एनोरेक्सिया, हेडेक है, नोजिया है, तो ये सब असेस करना है कॉन्स्टिपेशन के साथ। इंटरवेंशन के तौर पे फ्लूइड इंटेक जो है उसका बढ़ाएंगे तो अपने आप जो उसका मोशन है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ और बॉडी से बाहर आ जाएगा। इनकरेज करेंगे, जितना जल्दी वो चलेगा पेशेंट उतना जल्दी वो पेशेंट जो है वो मोशन पास कर सकता है। इनकरेज द कंजप्शन ऑफ हाई फाइबर फूड अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड, हाई फाइबर में ऑरेंज आ जाते हैं, तो इस प्रकार के फाइबर जिनमें रिच होते हैं क्योंकि वो स्टूल को फॉर्मुलेट करते हैं, तो उस प्रकार के चीजों को खाना जो है खा सकते हैं। इनकरेज करेंगे कंजप्शन ऑफ हाई फाइबर अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो नहीं देंगे बट अगर नहीं है कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो हम उन्हें दे सकते हैं क्योंकि उससे काफी अच्छे से मोशन जो है वो बन जाता है। एडमिनिस्टर स्टूल सॉफ्टनर लैक्सेटिव एज प्रिस्क्राइब्ड, लैक्टोलोज वगैरह 30 ml पेशेंट को दे सकते हैं। देन आफ्टर वी हैव पैरालिटिक इलियस। पैरालिटिक इलियस क्या होता है, फेलियर ऑफ एप्रोप्रिएट फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ बाउल्स, तो हमारी जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो रुक गई है, ओके, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन द सर्जरी और बिकॉज ऑफ GI इश्यूज,
सो पोस्ट ऑपरेटिवली कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है जिसमें पेशेंट की पेरिस्टाल्सिस की जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है। असेसमेंट के तौर पे नोजिया, वॉमिटिंग इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिवली, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्सेंस ऑफ बाउल साउंड एंड बाउल साउंड और फ्लेटस का एब्सेंट हो जाना ही हमारा पैरालिटिक इलियस होता है। सो इंटरवेंशन क्या करेंगे, मेंटेन एनपीओ स्टेटस, कुछ भी खाने को नहीं देना है पेशेंट को जब तक बाउल मूवमेंट रिटर्न नहीं आ जाती है। स्ट्रिक्ट इनटेक और आउटपुट मेंटेन करेंगे। इनकरेज द पेशेंट पेटेंसी ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, तो एनजी ट्यूब डालेंगे, ओके इफ इन प्लेस। इनकरेज एम्बुलेशन, जल्दी चलने को बोलेंगे। आईवी फ्लूइड्स, पेरेंटल न्यूट्रिशन मेडिकेशन दे सकते हैं जब तक उसका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट वापस नहीं आ जाता है। तो गाइस लास्ट वी हैव वुंड इन्फेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। असेसमेंट के तौर पे पेशेंट को फीवर, चिल्स, वार्म, टेंडरनेस, पेनफुल, एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी काउंट अगर है तो इसका मतलब है कि इनका जो वुंड है वो इन्फेक्टेड है। इंटरवेंशन के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर टेम्परेचर, वाइटल साइंस, मॉनिटर इंसिजन साइट फॉर द साइट ऑफ इन्फेक्शन, मेंटेन पोटेंसी ऑफ ड्रेन, असेसिंग ड्रेन, चेंज ड्रेसिंग एज प्रिस्क्राइब्ड, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड। तो आप देख सकते हैं किस किस प्रकार के वुंड होते हैं हमारे पास। इसे हम लोग बोलते हैं डिहेसेंस, जिसमें थोड़ा सा छेद हो रखा हुआ है, छोटी सी ओपनिंग हो जाती है सूचर्स के अंदर, जबकि एविसिरेशन क्या होता है, वो कंटेंट ही बाहर की तरफ आ जाता है। सो सेपरेशन ऑफ वुंड एजेस फ्रॉम द सूचर लाइन एंड प्रोट्रूजन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स थ्रू द डिहाइज्ड वुंड, तो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। नेक्स्ट, अब अगर इस प्रकार के वुंड है तो क्या करोगे, असेसमेंट करेंगे। सबसे पहले हम इनकरेज ड्रेनेज, ओपन वुंड एजेस, अपीयरेंस ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू थ्रू द वुंड। इंटरवेंशन के तौर पे क्या करना है, प्लेस इन लो फॉलोअर पोजीशन, लो फॉलोअर, नीज बेंड ताकि एब्डोमिनल इंसिजन पे प्रेशर ना पड़े। कवर द वुंड विद स्ट्राइल नॉर्मल सलाइन ड्रेसिंग विद द लाइट प्रेशर। नोटिफाई द फिजिशियन, अगर इस प्रकार का कुछ भी देखने को मिल रहा है तो। मॉनिटर द साइन ऑफ शॉक, क्योंकि पेशेंट इन्फेक्शन में जा सकता है। डू नॉट अटेम्प्ट री इंसर्शन ऑफ द ऑर्गन्स, वो जो ऑर्गन बाहर आए हैं उनको वापस नहीं डालना होता है। एडमिनिस्टर एंटी एमेटिक इफ एब्डोमिनल इंसिजन टू प्रिवेंट वॉमिटिंग, ताकि नीचे प्रेशर बिल्कुल भी ना पड़े। स्ट्रेन ऑन द इंसिजन नहीं चाहिए है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू स्प्लिंट एब्डोमिनल इंसिजन व्हेन कफिंग, इसीलिए हम लोग स्प्लिंट अप्लाई करवाते हैं ताकि जो पेशेंट का जो वुंड है वो इंटरप्ट ना हो, उसमें कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो जर्नल क्राइटेरिया क्लाइंट को डिस्चार्ज करने का क्या क्या रहेगा, अलर्ट होना चाहिए, वॉइडिंग अच्छी से कर रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है, एम्बुलेट अच्छे से कर रहा है, एक्सपीरियंस मिनिमल पेन है, वॉमिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, समवन टू टेक होम, फिजिशियन हैज साइंड रिलीज एंड डिस्चार्ज टीचिंग बतानी है। फॉर एग्जाम्पल परफॉर्म्ड प्रायर टू प्रोसीजर टेकिंग प्लेस, बोथ वर्बल एंड रिटन इंस्ट्रक्शंस इन प्राइमरी लैंग्वेज, जो भी उसकी लैंग्वेज है, एंड इंस्ट्रक्शन अबाउट एक्टिविटी, मेडिकेशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। सो गाइज ये थे हमारे पास प्री और पोस्ट ऑपरेटिव के कुछ फास्ट फॉरवर्ड नोट्स, जो डाटा आपको दिमाग में सेट करना है ताकि जब आप किसी क्वेश्चन को देखोगे प्री और पोस्ट ऑपरेटिवली तो आपको आइडिया लग जाए कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज मुझे निग्लेक्ट करनी है। सो मेक श्योर आप वुंड के बारे में ध्यान दीजिए, आप कॉन्स्टिपेशन के बारे में ध्यान दो, यूरिनरी रिटेंशन, योर थ्रोम्बोफेबलाइटिस, हेमरेज एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, hypoxia, pneumonia and malignant hyperthermia. So guys, that's all for today's lecture.